कोई मेरे रेट्स लगा रहा है, कोई मेरे को कितनी गंदी बातें बोल रहा है जिसका कोई भी मतलब नहीं है मेरे उस वीडियो से। या वो रील आपने क्यों बनाई थी, क्या इंटेंशन था? वाह, नीला टॉयलेट के लिए और लाल बाथरूम के लिए। मैंने उसको डिलीट भी कर दिया था जब मैंने घर आके अपलोड किया था। डिलीट क्यों कर दिया फिर? डिलीट इसलिए किया क्योंकि लोगों ने बहुत ज़्यादा मेरे को गालियाँ देना स्टार्ट कर दिया और बहुत ज़्यादा ऐसे मॉक करने लग गए, कुछ भी बोल रहे हैं मेरे बारे में। आपका क्या मकसद था इस जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में जुटने का? मेरा शुरू में मकसद यही था कि मैं ना जाके देखना चाहती थी कि क्राउड में आपको सेफ फील हो रहा था। आज जब आप अकेले होते हो और सोशल मीडिया पर देखते हो कि आपके खिलाफ क्या क्या लिखा जा रहा है, तो कैसा फील होता है? मैं लोगों के बीच में रह के सेफ फील कर रही हूँ, मैं विदाउट अकेले रह के मैं अनसेफ फील कर रही हूँ। मुझे लग रहा है कि अभी कोई आ रहा है, कोई आ जाएगा, कोई मुझे पकड़ लेगा, कोई मेरे साथ कुछ भी कर देगा। मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े आपके जो अपॉलॉजी रील थी उसके ऊपर, और कई कमेंट्स तो हम दर्शकों को पढ़कर भी नहीं सुना सकते, इतनी गंदी गालियाँ लिखी हुई हैं। शुरू में मैं बहुत रो रही थी, मेरी आंखें भी लाल थी और मैं ऐसे बैठी हुई थी। आपकी माँ के खिलाफ भी लिखा है बहुत लोगों ने। बहुत ज़्यादा। पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहा ये सब देखकर? जब आप बाहर जाती हैं तो क्या लोग देखते हैं आपको, पहचानते हैं लोग? मैं बाहर ही नहीं जा रही, मेरे को 4-5 दिन हो गए मैं बाहर नहीं गई हूँ। जेनजी प्रोटेस्ट में बहुत कुछ देखने को मिला। कई लोग सपोर्ट करने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में जंतर मंतर पहुंचे, और जेनजी का एक अपना अलग ही तरीका था, अलग अंदाज था इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने का। और मानिए अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो ये प्रोटेस्ट कैसे वायरल होता हमें पता नहीं, क्योंकि बहुत सारी जगह से तो ये कवर ही नहीं किया जा रहा था। और इसी सोशल मीडिया ने कुछ लोग जो उस प्रोटेस्ट में गए, उन्हें इस कदर अब डरा दिया है, धमका दिया है, और खासकर उन लड़कियों को जो प्रोटेस्ट में शामिल हुई, जिन्होंने रील्स बनाई और लोगों को वो आपत्तिजनक लगी। जेनजी है, अलग भाषा है, अलग अंदाज है, इसमें उन्होंने रील बनाई थी और कई लड़कियों को तो इस तरीके की भद्दी गंदी गालियां दी जा रही हैं, उनके घर वालों को थ्रेटन किया जा रहा है, उन्हें बहुत गंदे थ्रेट्स दिए जा रहे हैं, और ये लोग कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने गालियां दी हैं और वो गलत है। हम मानते हैं वो गलत हैं, लेकिन क्या किसी भी लड़की का, किसी भी औरत को इस तरीके से डॉक्स करना, जिसे कहते हैं स्टॉक करना, डॉक्स करना, उसे ऑनलाइन शर्मिंदा करना, उसके पीछे पड़ जाना सही है? हमारे साथ आज श्रद्धा सिंह है जो सिर्फ 23 इयर्स की हैं, और तमाम जेनजी की तरह वो भी सोशल मीडिया पर रील्स बनाती हैं, कंटेंट क्रिएट करती हैं, एंटरटेनमेंट कंटेंट, गानों पर डांस एक्सेट्रा। लेकिन एक रील ने श्रद्धा की ज़िंदगी इस तरीके से बदल दी है कि अब वो अपने घर से किसी के बगैर ना निकल पा रही है, ना कहीं जा पा रही है। और हम बात करेंगे श्रद्धा से किस तरीके से इनकी पूरी लाइफ इस वक्त एक चैलेंज बन चुकी है। श्रद्धा, द रेड माइक से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आपने बहुत हिम्मत दिखाई है, क्योंकि आप बाहर आकर बात कर रही हैं। कई लड़कियां जिनके साथ वो सब हो रहा है जो आपके साथ हो रहा है, वो तो सामने भी नहीं आ रही हैं कैमरे के। तो पहले मैं आपको शाबाशी देना चाहूँगी, ब्रेवरी है ये। और श्रद्धा, मुझे ये बताओ कि ये जो रील है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो आरएएफ को लोग कह रहे हैं कि टारगेट करके आपने बनाई थी, वो रील आपने क्यों बनाई थी, क्या इंटेंशन था? मेरा ऐसा कोई टारगेट नहीं था या मुझे उनको मॉक नहीं करना था जानबूझकर इंसल्ट, बट मैं जैसे प्रोटेस्ट में जा रही थी तो मैं वहाँ पे लोगों की हेल्प भी कर रही थी, लोगों से पूछ भी रही थी कि उनके थॉट्स क्या हैं, क्योंकि एट द एंड मैं एक कंटेंट क्रिएटर भी हूँ।
तो मैं उस दिन भी गई थी, मैंने थोड़ी लोगों की हेल्प की, फिर थोड़ी मस्ती की एंड देन उसके बाद मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी। और जब मैंने देखा आरएएफ के जवानों को, तो मैंने देखा उन्होंने ब्लू पहन रखा है और मेरे ऐसे माइंड में पॉपअप हुआ कि अरे मैंने भी तो रेड पहन रखा है। तो वो एक वीडियो है हार्पिक की, तो मैंने जस्ट उसको क्रिएट कर दिया। वहाँ पे ना मेरे पास साउंड था ना कुछ भी था, मैंने विदाउट साउंड ही ऐसे, मुझे वो इतना याद था तो मैंने ऐसे किया, वाह नीला टॉयलेट के लिए, लाल वॉशरूम के लिए, मैंने वहाँ पे खुद को भी इंक्लूड किया है। सो जस्ट फॉर कि फन वे कि लोग देखते हैं, थोड़ा सा स्माइल करते हैं एंड स्क्रॉल कर देते हैं, दैट सिंपल। इतना मेरा ऐसा टारगेटिंग कुछ नहीं था, क्योंकि अगर ऐसा टारगेटिंग होता तो मैं सिर्फ उनको इंक्लूड करती, मैं खुद को उसमें डालती ही नहीं, बट मैंने वहाँ पे खुद को भी बोला था। और फिर मैंने उसको डिलीट भी कर दिया था जब मैंने घर आके अपलोड किया था, तो 1 घंटे बाद। डिलीट क्यों कर दिया फिर? डिलीट इसलिए किया क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि मैंने गलत किया है, और उस पर कुछ लोगों के कमेंट्स भी आए थे कि दिस इज़ नॉट गुड एंड ऑल, उसमें गालियाँ भी थी थोड़ी बहुत। देन मैंने उसको डिलीट कर दिया कि शायद मैंने सच में थोड़ा बहुत गलत कर दिया, ये नहीं करना चाहिए था। देन मैंने उसको डिलीट किया। फिर उसके बाद जो चीज़ें हुई वो तो पूरी तरीके से चेंज ही हो गई थी। मेरी वीडियोस को सबने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया अपने पेजेस पे, एंड उस पर कुछ भी लिखने लग गए कि इसने प्रधानमंत्री को गाली दी है, इसने आर्मी वालों को गाली दी है, इसने पता नहीं क्या क्या लिख रहे थे। किसी ने उसका एग्जैक्ट दिखाया ही नहीं कि हाँ मैंने आरएएफ के ऊपर जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट वीडियो बनाई थी। उसी दिन मैंने बहुत सारी वीडियो क्रिएट किया था, अच्छी वीडियो भी थी, पुलिस वाले और आरएएफ के जवानों के साथ भी अच्छी वीडियो भी थी, बट उसको किसी ने शो नहीं किया। तो जब ये हादसा हुआ आपके साथ, आपने एक अपॉलॉजी वीडियो भी बनाई और उस वीडियो को लेकर भी बहुत विवाद रहा। अपॉलॉजी वीडियो बनाते समय आप क्या सोच रही थी? जब मैंने वीडियो डिलीट की थी उसके बाद मैंने देखा कि मेरी वीडियो सब जगह स्क्रॉल होने लग गई, सब अलग अलग जगह पे सर्कुलेट होने लग गई। तो मैंने देखा तो मैंने सोचा उस समय कि चलो कोई बात नहीं, लोगों को थोड़ा होता है ये सब चीज़ें करने का। देन धीरे 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 बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लोगों ने बहुत ज़्यादा मेरे को गालियाँ देना स्टार्ट कर दिया और बहुत ज़्यादा ऐसे मॉक करने लग गए, कुछ भी बोल रहे हैं मेरे बारे में। तो मुझे लगा कि शायद लोगों को ये लग रहा है कि मैंने बनाई थी वीडियो और अब मैं उसमें ऐसे शर्मिंदा नहीं हूँ, या फिर मुझे अपनी गलती का एहसास नहीं है। तो इसलिए मैंने वो वीडियो बनाई कि ठीक है मुझे गलती की है तो माफ़ी भी मांग लेने से कोई इंसान छोटा नहीं हो जाता। तो मैंने माफ़ी की वीडियो बना के डाल दिया था। देन जब मैं वीडियो बना ही रही थी तब मेरे कमेंट्स आ रहे थे, पॉपअप हो रहे थे ऊपर। उसमें देखा कि लोग गालियाँ पे गालियाँ दे जा रहे जिसका कोई मतलब नहीं है। कोई मेरे रेट्स लगा रहा है, कोई मेरे को कितनी गंदी बातें बोल रहा है जिसका कोई भी मतलब नहीं है मेरे उस वीडियो से या फिर मेरे चीज़ों से। उसी बीच में मैंने ये भी बोल दिया कि तुमको राइट्स किसने दिया कि तुम मुझे गालियाँ दोगे, तुम मुझे ऐसे बोलोगे, मेरी फैमिली के ऊपर जाओगे। कहीं ना कहीं वो एक और कंट्रोवर्सी में चला गया। लोगों को लगा कि हाँ इसने गाली क्या कहते, इसको गलती का एहसास नहीं है, इसने एटीट्यूड में आके वो गाली दी है और माफ़ी मांग रही है, इसका हमें इसको कर देना चाहिए। एंड क्या कहते हैं, कुछ भी मतलब गलत गलत लिख रहे हैं और उस वीडियो को भी सर्कुलेट करना स्टार्ट कर दिया अलग तरीके से। तो जो ये लोग सर्कुलेट कर रहे थे आपका वीडियो, ये अलग अलग क्योंकि पेजेस से वायरल होता गया और रुक भी नहीं रहा था। सोशल मीडिया का ये एक प्रॉब्लम कहें कि एक रातों रात कोई भी स्टार बन जाता है या रातों रात कोई भी गिर जाता है नीचे उससे। तो आपको लगता है कि आपको एक फेम मिली है इस रील से? क्या आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैं फेमस हुई हूँ? बिकॉज मैंने आपका अकाउंट देखा, आपके हैं अराउंड 3 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। अभी ही बड़े हैं या पहले से हैं? मैम मैं पहले से कंटेंट क्रिएटर हूँ और मेरे 3 लाख पहले ही थे। हाँ इन सब बीच में मेरे अभी 88K फॉलोअर्स गेन हुए हैं। 88K, बट फॉलोअर्स गेन भी हुए हैं इसके बाद? इसके बाद गेन भी अच्छा। हुए हैं।
बट मैंने ये वीडियो फेम के लिए ऐसे नहीं बनाया था कि मुझे फेम आए, और ख़ासकर मुझे तो ऐसी ऑडियंस चाहिए ही नहीं जो मुझे गाली दे, जो मेरे बारे में भद्दा भद्दा बोले एंड मैं सोचूं कि वो मेरे फॉलोवर्स हैं। नहीं, मुझे ऐसा नहीं चाहिए था। मेरा लाइफ में एक ही वो रहता है कि मैं ना लोगों को हमेशा खुश रखूं, जो मेरे सराउंडिंग में रहें, जो मेरे को देखें वो खुश रहें, मेरे से इंस्पायर हों। मैं बाइक की वीडियो बनाती थी और उससे ना बहुत सारे लोग मुझे बहुत पॉजिटिव कमेंट करते थे कि दीदी हम आपसे बहुत इंस्पायर हो रहे हैं, दीदी आप बहुत अच्छा कर रहे हो। तो मैंने वो बनाया। हाँ, मैं ये बोल सकती हूँ कि उसके बाद से मेरा फेस बहुत ज़्यादा ऐसे हो गया है कि लोग अब ना मेरी वीडियो को हुक पॉइंट की तरह यूज कर रहे हैं, बट ये भी बोल सकते हो वो नेगेटिव वे में यूज कर रहे हैं। नॉट, तो आई डोंट थिंक सो कि ये सही है या फिर मुझे ऐसा फॉलोवर्स या ऐसा फेम चाहिए था। मुझे नहीं चाहिए ऐसा फेम। आई वांट कि मुझे राइट ऑडियंस मिले और वो मेरे को अप्रिशिएट करें, मेरी चीज़ों को समझे, मेरे से इन्फ्लुएंस हो। क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे या जेन ज़ी कहें या मिलेनियल्स भी कहें वहाँ पर आए थे प्रोटेस्ट में, वो एक किसी मकसद से आए थे। आपका क्या मकसद था इस जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में जुटने का? मेरा शुरू में मकसद यही था कि मैं ना जाके देखना चाहती थी कि वहाँ पे क्या राइट्स चल रहे हैं, क्योंकि कई बार होता है ना कि हम चीज़ें जो देखते हैं फ़ोन में वो सही नहीं होता। जैसे अभी मेरे लिए चीज़ें चल रही हैं, वो लोग मिल नहीं रहे हैं तो उनको पता नहीं है चीज़ें, वो बस मुझे फ़ोन से जज कर रहे हैं। तो मेरा भी यही था। जब मैं वहाँ पे गई तो मैंने देखा अपनी आँखों से कि सच में लोग कितने दिन से भूखे पड़े हुए हैं, रोड पे पड़े हुए हैं जस्ट फॉर कि हमें एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफ़ा चाहिए, हमें अपना एजुकेशन सिस्टम इंडिया में सुधारना है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कितने अच्छे लोग हैं कि अभी भी एक आंदोलन में सब कोई साथ आ रहे हैं। हमारे इंडिया के पे बात आई है कुछ चीज़ें सुधारने के ऊपर, तो लोग मिक्स हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं। कई लोग जो आए नहीं हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं भाई कि उनको खाना मिले उनको। तो ये ना मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। अब मैं जब वहाँ जाती थी ना तो मुझे बहुत खुशी मिलती थी, क्योंकि मेरे को ऐसा हमेशा से है कि मेरे सराउंडिंग में लोग रहें, बहुत सारा क्राउड रहे, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हों, मेरे को हमेशा से पसंद था। तो मैं वहाँ जाती थी ना तो बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती थी, ठीक है, और मैं बहुत अच्छा वहाँ फील करती थी, लोगों से बातें करती थी, लोगों से पूछती थी कि क्या है, कैसे है, आप क्यों आए हो, कैसे आए। तो मेरा भी यही था कि मैं भी जा रही हूँ लोगों को सपोर्ट करने के लिए। फिर सपोर्ट करने के साथ साथ मैं कंटेंट क्रिएटर भी हूँ, तो मैंने बस लोगों की राय लेना स्टार्ट किया। और थोड़ी मैं पहले से एंटरटेनमेंट वीडियो भी बनाती थी, तो एंटरटेनमेंट वीडियो और लोगों के सुझाव वीडियो मैं सब कुछ इंक्लूड करके अपनी आईडीज़ पे डालती थी। तो मैं इसीलिए वहाँ पे जाती थी कि शुरू में मेरा तो यही था कि मैं लोगों के सपोर्ट के लिए जा रही हूँ। देन वहाँ पे मुझे अच्छा लगने लग गया, तो मैं वहाँ पे जाती थी। मेरे को मतलब 6-6 7-7 घंटे मैं वहाँ पे रहती थी लोगों के साथ। एक होता है ना अननोन पर्सन, आपको बहुत अच्छा फील करा देता है, वहाँ पे सारे लोग ऐसे थे। वहाँ पे कोई आपको कुछ छेड़ नहीं रहा था या कुछ बोल नहीं रहा था, कोई आपके साथ कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा हो? वहाँ पे नहीं हुआ ऐसा? कुछ भी नहीं था मैम वहाँ पे। मैं अगर 15-20 लड़कों के सराउंडिंग में खड़ी भी रहती थी ना तो मेरे को बहुत सेफ फील होता था। मुझे लगता था कि ये सब अपने दोस्त यार हैं, हम मस्ती मजाक कर रहे हैं। बहुत अच्छा वहाँ पे था, सराउंडिंग में लोग जो थे, और ना कोई ऐसा एक बैड टच या फिर कोई एक गलत कमेंट पास करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मेरे साथ ऑनलाइन हो रहा है वो बहुत ही ख़राब चीज़ हुई है। तो क्राउड में आपको सेफ फील हो रहा था। आज जब आप अकेले होते हो और सोशल मीडिया पर देखते हो कि आपके खिलाफ क्या क्या लिखा जा रहा है, तो कैसा फील होता है? मैम दोनों में बहुत डिफरेंस है। मैं बोलूँ तो ऑफ़लाइन चीज़ें बहुत अच्छी थी और ऑनलाइन चीज़ें उतनी ही बुरी है। मैं ऑफ़लाइन सेफ़ थी और ऑनलाइन में अनसेफ़ हूँ। मैं लोगों के बीच में रह के सेफ़ फील कर रही हूँ, मैं विदाउट अकेले रह के मैं अनसेफ़ फील कर रही हूँ। मुझे लग रहा है कि अभी कोई आ रहा है, कोई आ जाएगा, कोई मुझे पकड़ लेगा, कोई मेरे साथ कुछ भी कर देगा। मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े आपके जो अपॉलजी रील थी उसके ऊपर, और कई कमेंट्स तो हम दर्शकों को पढ़कर भी नहीं सुना सकते, इतनी गंदी गालियाँ लिखी हुई हैं।
लेकिन एक चीज़ जो मैंने पढ़ी वो लिखी हुई है किसी अकाउंट द्वारा कि समवन इज़ कमिंग टू योर हाउस, वेट। और कोई लिख रहा है कि किस तरीके के ये रेट जो आप कह रहे हैं लगा रहे हैं। कोई लिख रहा है 300 रुपये, कोई लिख रहा है 100 रुपये। मैम मेरे साथ तो अभी ऐसा हो रहा है कि जैसे कोई 300 बोल रहा है ना, तो बोल रहे हैं अरे ये 300 वाली नहीं है, ये 25 वाली है, ये फ्री वाली है। मतलब मैं सोचती हूँ कोई लड़कियों को ऐसे कोई कैसे बोल सकता है, कोई रेट कैसे लगा सकता है। तुम्हें किसने ये हक दिया है? तुम्हारे घर में भी बहन है, बेटी माँ होंगी, तुम्हारी कहीं ना कहीं वो बेटियाँ भी होंगी। तुम किसी के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो? कहीं लिख रहे हैं लोग कि विक्टिम कार्ड खेल रही हैं आप, अब विक्टिम कार्ड कैंसल्ड, कुछ लोग लिख रहे हैं। मैंने वीडियो बना के जब डाली थी ना, तो मुझे सच में बहुत बुरा लगा था। शुरू में मैं बहुत रो रही थी, मेरी आंखें भी लाल थी और मैं ऐसे बैठी हुई थी। मेरे को बहुत ऐसे, मैं उस समय की वीडियो है, मैंने उतनी समय ही पोस्ट किया, रात के 2:30 बजे, और रात के 2:30 बजे मैंने वीडियो भी बनाई है। मुझे इतना बुरा लग रहा था कि लोग मेरे बारे में ऐसे बोल रहे हैं, मेरा रेट लगा रहे हैं। जहाँ मुझे एक रिस्पेक्ट मिलती थी लोगों के बीच में, आज वहाँ पर मेरे लिए लोग इतनी अभद्र भाषा यूज कर रहे हैं। तो मैंने वीडियो इस वजह से डाली थी बस, बट उसको लोगों ने अलग वे में लेके गए कि ये विक्टिम कार्ड खेल रही है, इसको कुछ भी पछतावा नहीं है। आपकी माँ के खिलाफ भी लिखा है बहुत लोगों ने। बहुत ज़्यादा उन्होंने बहुत गंदे गंदे शब्द, और ऐसे बोलते हैं ना, एक नॉर्मल वे में भी उन्होंने ये नहीं बोला कि आपने अपनी बेटी को संस्कार नहीं दिया। उन्होंने बहुत नीच लेवल की अपने भाषा यूज़ करके मेरी मम्मी को बोलने आए थे। मेरी मम्मी की आईडी को सर्कुलेट कर रहे थे। मीम पेज वालों ने तो मेरी वीडियो के साथ साथ मेरी मम्मी की आईडी लगा के कि ये इसकी माँ है, जाओ इसको गाली दे के आओ, इसको बोल के आओ, इसको समझा के आओ कि तूने अपनी बेटी को कैसे संस्कार दिए हैं। और मैंने अपनी मम्मी की आईडी खोली थी, मैंने देखा था कि लोगों ने उसमें कितने गंदे बोले हैं। मैंने तो देखा था एक 10-12 साल का लड़का था, 10-12 साल का लड़का, उसने इतना गंदा लिखा था कि मैं वो चीज़ इमेजिन भी नहीं कर सकती कि इतने छोटे छोटे बच्चे भी ऐसी चीज़ें बोल रहे हैं, जिनको समझ नहीं है कि भाई हमें नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, हमें आगे क्या करना है। वो आगे ज्ञान दे रहे हैं हमारे पेरेंट्स को, जिन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया, हमारे लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है उन्होंने हमें बताया है। पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहा ये सब देखकर? पेरेंट्स मेरे शुरू में बहुत ज़्यादा डर गए थे, बहुत, कि क्या हो गया, कैसे हो गया, चीज़ें क्या हो रही हैं। देन उसके बाद मैंने उनको समझाना स्टार्ट किया, मेरे जो क्लोज फ्रेंड्स थे उन्होंने उनको समझाना स्टार्ट किया। नाउ मेरी मम्मी अभी ठीक है, पहले वो बहुत ज़्यादा ऐसे डर गई थी कि ये क्या हो गया। उन्होंने तो मेरे को ये भी बोला तुम गाँव आ जाओ। देन मैंने कहा नहीं भाई, मैंने इतना कुछ नहीं किया है कि मैं गाँव आऊँ और आप लोग को और ज़्यादा परेशान करूँ। मैंने उनको समझाया, मैंने कहा मम्मी लोगों का काम है, अगर आप गलत भी करोगे आप सही भी करोगे ना, जो नेगेटिव चीज़ें सोचता है ना वो आपको नेगेटिव ही बोलेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो आप अगर इनसे हमेशा डर के भागोगे ना तो ये हमें और डराएंगे। और मेरी मम्मी बहुत ऐसे हैं कि हमेशा उनको हेल्थ इश्यूज रहते हैं कुछ ना कुछ, तो वो मेरे को लेके हमेशा थोड़ी सहमी हुई सी, डरी हुई सी रहती हैं, क्योंकि मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट इंसान हूँ। तो ये सब देखने के बाद तो कुछ बहुत ही ज़्यादा उनको चीज़ें ऐसे हो गई थी कि डिप्रेशन में चली गई थी, वो खा पी नहीं रही थी, रो रही थी। बट नाउ शी फील बेटर। जैसे पेरेंट्स आपके लिए डरे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि आप गांव वापस आ जाएं, मध्य प्रदेश में आपका गांव है, तो आपको लगता है कि या ऐसा मैंने क्या कर दिया? मैंने तो कोई गाली भी नहीं दी, मैंने तो कोई अभद्र शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? मैं ये सब चीज़ें मेरे को हो गए हैं 7 दिन हो गए हैं, मेरे को अभी तक मैं खुद नहीं वो कर पाई हूँ कि आखिरकार लोगों को हो क्या गया मेरी वजह से। मैंने
किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं की, मैंने कोई ऐसी अभद्र भाषा नहीं यूज़ की लोगों के लिए या फिर आरएएफ के जवानों के लिए या फिर आर्मी, प्रधानमंत्री, किसी के लिए नहीं। मैंने तो जस्ट एक वीडियो क्रिएट किया था। वो वीडियो इतनी ज़्यादा ऐसे टारगेटिंग नहीं थी कि मैं जानबूझकर ऐसे आरएएफ के जवानों को ही टारगेट करके उन्हीं के लिए वीडियो बना रही हूँ। उसमें मैंने खुद को भी इंक्लूड किया था। तो अभी तक वो मैं खुद ही गेट इट नहीं कर पाई कि हो क्या गया। मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसकी वजह से मेरी पूरी लाइफ ऐसे चेंज हो चुकी है कि अब मैं कहीं जाने पे अनसेफ फील कर रही हूँ। मेरी पूरी रिस्पेक्ट ख़त्म हो गई, मेरा पूरा ऐसा करियर ख़त्म हो चुका है। लोग जाते हैं, जब आप बाहर जाती हैं तो क्या लोग देखते हैं आपको, पहचानते हैं लोग? मैं बाहर ही नहीं जा रही, मेरे को 4-5 दिन हो गए मैं बाहर नहीं गई हूँ और अभी मैं यहाँ पे आई हूँ। मैं पूरा फेस ऐसे ढक के कैप, ग्लास एंड मास्क ये सब लगा के निकल रही हूँ। मैं अपने घर से क्यों? बाहर ही निकलती हूँ तो मेरे अंदर वो फील आ गया है कि कोई सामने बंदा देखेगा तो क्या पता लोगों को बता दे कि यहाँ पे रहती है, या फिर वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, कहीं वो मेरे को आके सामने से कुछ गंदा बोल के ना चला जाए या फिर मेरी डिसरिस्पेक्ट कर दे, या फिर वो उसके माइंड में ही होता है ना, हम एक बंदे को सामने जज करते हैं, अरे ये तो वही बंदा है ना जिसने ऐसे ऐसे किया है। तो ये सब चीज़ें मैंने कभी लाइफ में अपने फेस नहीं किया है, सो मुझे बहुत अंदर से ऐसे डर बैठा हुआ है अभी। एक न्यूज़ चैनल में आप गई थी तो वहाँ पर भी आपकी एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है, क्या हुआ था वहाँ पे? मैम, जब ये सब चीज़ें हुई थी, मैं से एक मीडिया कांटेक्ट करने आई। देन मुझे ये सब चीज़ें कभी पता नहीं थी, मैंने कभी ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ ही नहीं है कभी। सो उन्होंने मेरे को बोला कि हम आपके बारे में पूछने आए हैं क्योंकि आपके साथ क्या हुआ है। तो मैंने उनको बताया कि मेरे साथ अभी अभी ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो उन्होंने बोला कि हम आपको ये स्टेज दे रहे हैं, आप अपनी सारी बात बताइएगा, आपको सारी बात अपने रखने का मौका दिया जाएगा। तो मुझे ऐसा कोई था नहीं कि मेरे को ये सब चीज़ें समझाए कि नहीं क्या है कैसे है, तो मैंने उनको हाँ बोल दिया और देन कैमरामैन मेरे घर आए। और फिर जब पूरा सेटअप हो गया देन मुझे पता चला कि मैं डिबेट में बैठ रही हूँ। उस डिबेट में मैं एक सिंगल स्टूडेंट और मेरे साथ 5-6 लोग हैं। तो उन्होंने ये नहीं बताया था आपको कि आप डिबेट में बैठने वाली हैं? उन्होंने मुझे ये नहीं बताया था। उन्होंने बताया था आपका 1-on-1 कन्वर्सेशन होगी, आपके बारे में पूछा जाएगा, आपके साथ क्या हो रहा है ये पूछा जाएगा। अच्छा। और वहाँ मेरे को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। मेरे को ना समझ आ पा रहा है, ना मैं सही से सुन पा रही हूँ क्योंकि एक कैमरा लगा था और मेरे एक कान में स्पीकर लगा हुआ था जो लोग बोल रहे हैं, तो मेरे को ऐसे समझ नहीं आ रहा था। मैं ऑलरेडी इतनी डरी हुई थी उस दिन, वो मेरा पहला दिन था इन सब चीज़ों को फेस करते हुए। तो जब कैमरामैन ने बताया कि आप डिबेट में इन लोगों के साथ बैठ रही हो, मैंने तुरंत सर्च किया, मुझे पता चला ये तो बहुत एक्सपीरियंस के लोग हैं और ये सब चीज़ें डिबेट में, ये लोग डिबेट में ही हमेशा रहते हैं और ये कहीं ना कहीं अलग अलग पॉलिटिक्स के हैं, पॉलिटिशियन हैं और एक तो बहुत बड़े मीडिया के वो हैं। तो मैंने कहा मुझे नहीं करना। उन्होंने बोला अरे नहीं नहीं डिबेट में है बट फिर भी आपको आपकी बात रखने का मौका दिया जाएगा, आप बैठो तो सही। और मैं मैनिपुलेट हो गई वहाँ पे। मुझे लगा कि शायद सच में मेरे लिए चीज़ें हो रही हैं और मैं बैठ गई और वहाँ पे तो मेरे साथ सब कुछ उल्टा हो गया। स्टार्टिंग मेरे से ऐसे हुई कि तुमने ये किया है, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, आरएएफ के जवान तुम्हें एंटरटेनमेंट वाले लगते हैं, तुम उनको एंटरटेन के लिए यूज़ करोगे, आपने उनको हार्पिक बोला, आपको बाथरूम क्लीनर लगते हैं। मैं वहाँ पे बोलने के लिए जैसे बोलने जा रही हूँ या कुछ कर रही हूँ तो एक नेक्स्ट पर्सन बोल रहे हैं दिस इज़ नॉट अ इंस्टाग्राम, ये इंस्टाग्राम नहीं है, आप इंस्टाग्राम इसको ना समझे, शांत बैठ जाइए। ये सब चीज़ें हुई और जब मुझे लगा कि अब मेरे को बोलने का मौका दिया जाएगा, वहाँ पे मैं इसे अलविदा कर दिए कि थैंक यू आने के लिए। तो आपको लग रहा है कि आपको डांटने के लिए बुलाया था? हाँ, मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे ना इतने सारे लोगों के बीच में जितना मेरे बारे में चीज़ें चल रही हैं उसको और बढ़ावा देने के लिए ही आए थे लोग।
मैं वहाँ पे ऐसा हुआ कि मैं ऐसे कुर्सी पकड़ के मैं ऐसे, मुझे लगा मैं रो दूँगी, पर मेरे अंदर में वो था कि नहीं, इतने सारे लोग देख रहे हैं, अभी तूने रोने वाली वीडियो बनाई तो विक्टिम कार्ड बोल रहे हैं, तो अगर यहाँ पे तू रोएगी तो इतने बड़े न्यूज़ चैनल में तो तेरे को और लोग बोलेंगे और टारगेट कर देंगे कि भाई ये तो सच में रो रही है, ये तो विक्टिम कार्ड खेल रही है यहाँ पे आके। मैंने खुद को कंट्रोल किया कि नहीं, किसी भी हाल में ना तुझे रोना नहीं है, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, छोड़। उसके बाद तो मुझे मीडिया से डर लगने लग गया। पता नहीं मेरे पास कितने सारे लोग आए हैं, मैंने 2-4 लोगों को इंटरव्यू दिया, देन मैंने कहा नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगी। ज़्यादातर जो लड़कियां अब सामने आ रही हैं, मोस्टली दे आर गर्ल्स, सब विमेन हैं, सब Mostly लड़कियां हैं। yes. वो तो माइनर लड़की है, एक आप माइनर नहीं है, आप बालिग हैं। तो आप लोगों को लगता है कि लड़कों ने ये सब रील्स नहीं बनाई है क्या? मैम, लड़कों ने भी बनाई है, लड़कों ने भी बहुत गालियाँ दी हैं, लड़कों ने भी वहाँ पे प्रोटेस्ट में बहुत बोला है, बट टारगेट लड़कियों को ही किया गया है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे अभी होते हैं ना कार्टून वाले मीम, वो भी आ रहे हैं, उसमें सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां दिखाई गई हैं कि डेमोक्रेसी के नाम से ये चल रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है लड़कियों को आवाज़ बिठाने के लिए, ताकि लड़कियां दोबारा कभी ऐसे आ ना पाएँ, इसलिए चीज़ें की जा रही हैं। ये मेरा खुद का सोचना है, अभी मुझे नहीं पता, शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, बट जो मैं अपने सरा देख रही हूँ चीज़ें, तो उससे मैं यही जज कर पा रही हूँ कि सिर्फ लड़कियों को मेन टारगेट बनाया गया है, ताकि लोगों को, उन लड़कियों को इतना ज़्यादा बोल दिया जाए कि दूसरी लड़कियाँ देखें ना तो खड़ी ही ना हो पाए कि भाई उसके साथ ऐसा हुआ तो हमारे साथ भी ऐसा होगा। आप कोई एक्शन नहीं लेंगे इन लोगों के सामने, इन लोगों के खिलाफ जो आपके रेट लगा रहे हैं? कुछ सालों पहले एक बुल्ली बाई करके एक प्लेटफॉर्म बनाया गया था, जिसमें बहुत सारी जो महिलाएं थी जो अपनी पॉलिटिकल ओपिनियंस सोशल मीडिया पर रखती थी, एक्स पर वगैरह, उनके फ़ोटोज़ लगाकर बाकायदा उनके रेट लगाए जाते थे उस वेबसाइट पे। तो ये एक इलीगल है, लेकिन क्या आपको उन्होंने एक्शन लिया था? अपनी तरफ से पुलिस को कंप्लेन की थी? क्या आपने पुलिस को कंप्लेन की? नहीं मैम, मैंने सोचा था कि मैं जाऊं पुलिस वालों के साथ, मैंने बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स क्लिक किए थे एंड रखे थे कि मैं जाऊंगी क्राइम ब्रांच के पास, जाऊंगी कि मेरी वीडियो हटवा दो, इस बंदे से बोल दो कि मेरी चीज़ें बंद कर दे। बट कहीं ना कहीं मैं जब लोगों के कमेंट्स देख रही थी ना, तो मुझे लग रहा था कि पुलिस भी तो मेरे को वही बोलेगी ना जो वो देख रही है। वो क्या पता मेरे को ना समझे, क्या पता कि वो मेरे को, जहाँ पे मेरे पे केस नहीं हो पा रहा है, केस नहीं हो रहा है, जहाँ पे लोग अभी सिर्फ मेरे को ऑनलाइन गाली दे रहे हैं, कहीं वहाँ पे लोग मुझे पकड़ लिए तो, पुलिस वालों ने पकड़ लिया तो कहीं वो चीज़ें और उल्टी हो गई। वो डर की वजह से मैं जा ही नहीं पाई। वो आज भी मेरे स्क्रीनशॉट मेरे फ़ोन में रखे पड़े हैं कि क्या पता मैं आगे अपनी आवाज़ उठाऊं, अपना कदम बढ़ाऊं इन सब चीज़ों में। तो आगे आप कंटेंट बनाती रहेंगी इस पूरे इंसिडेंट के बाद? आप अभी भी रील बनाएंगी, कंटेंट बनाएंगी? क्योंकि आपका जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है उसको लेके भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। हाँ मैम, मैं वीडियोस तो बनाऊंगी, क्योंकि वो मेरा एक बोलते हैं ना, आपके लाइफ का पार्ट कुछ चीज़ बन जाता है। मेरा वही है, मेरा बचपन से एक सपना है कि मुझे रियलिटी शो करने हैं, मुझे टीवी में आने हैं, मुझे अपने आप को एक अलग पहचान बनानी है मेरी। अभी वो पहचान बहुत गलत तरीके से लोगों ने बना दी है, वो एक चीज़ हो गई है, बट मुझे उसमें करना है काम, मैं करना चाहती हूँ, और कहीं ना कहीं मैं अपने आप को इतना आगे चल के चीज़ें ठीक कर लूँगी, अपने आप को इतना अंदर से मजबूत बना लूँगी कि मैं चीज़ें कर लूँगी, और मैं आऊँगी करने के लिए। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो लोगों ने मुझे बोला है मैं वो डिजर्व करती हूँ, या फिर मैंने उतना उनके लिए कुछ ऐसा कर दिया है कि वो लोग मुझे आके गालियाँ दे रहे हैं, मेरे रेट्स लगा रहे हैं, या मेरे को थ्रेट्स दे रहे हैं। सो मैं करूँगी अपने लिए चीज़ें। आज मैं हिम्मत से टूटी हुई हूँ, कल मैं आगे बढ़ूँगी और अपने लिए चीज़ें करूँगी। क्या आपको लगता है ये सब नॉर्मल हो जाएगा, कि अभी अभी का थोड़ा सा
हो रहा है कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, कुछ सालों में लोग भूल जाएंगे? मैं ना सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है श्रद्धा कि आपकी एक बनाई हुई वीडियो या रील सालों तक वायरल होती रहती है। मैं 5 साल हो गए मुझे इंस्टाग्राम चलाते हुए। मैंने न्यूज़ वगैरह कभी नहीं देखे, बट मैं इंस्टा पे मैं हमेशा एक्टिव रहती हूँ, मैंने देखी हैं चीज़ें। इंस्टाग्राम में क्या होता है कि हमेशा ना एक टारगेट तय हो जाता है कि अभी ये इंसान चल रहा है, ये टारगेट है, इसको चाहे तुम अच्छा बोलो चाहे गंदा बोलो, आपके ऊपर गालियाँ इतनी आएंगी। तो वो ना एक टारगेट सेट किया जाता है। अभी मैं टारगेट पे हूँ तो मेरे को लोग बोल रहे हैं, कुछ दिन बाद उनको नया टारगेट मिल जाएगा, सब के सब वहीं शिफ्ट हो जाएंगे और लोग भूल जाएंगे। और नहीं भूलेंगे मैम, अगर मेरे को बाद में भी टारगेट किया गया तो मेरे को लगता है कि मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं जो मैं रियल में हूँ, जो मेरी रियलिटी है, वो मैं लोगों को दिखा के जो मेरे लिए लोगों ने सोचा है मैं उसको चेंज कर पाऊँगी। मैम खुद को तो मैं अंदर से यही सहानुभूति देती हूँ कि हाँ मैं कर लूँगी, हो जाएगा चीज़ें। अब वो करने के ऊपर है, देखते हैं लोगों के मन से होता है कि नहीं होता है, लोग मेरी रियलिटी सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। आप यंग हैं, आगे आप लाइफ में कभी जॉब करेंगी या कोई बिजनेस करेंगी या कुछ और करेंगी, तो जैसे आपने बताया आप योगा इंस्ट्रक्टर भी हैं, तो आप बोल रही थी कि योगा क्लासेस भी छूट गई हैं। मैम ये सब चीज़ें तो रिस्पेक्ट कमाने में, वही सब चीज़ें बोलते हैं ना कि जो आपके खिलाफ कोई कुछ सोच लेता है तो वो सब चीज़ें वापस ठीक करने में बहुत टाइम लगता है। मुझे लगता है कि हाँ मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि जो मेरे से इंस्पायर होते थे, जो मेरी चीज़ें पसंद करते थे, मेरे जो योगा क्लासेस पसंद करते थे, आज वो भी ये सब चीज़ें देख के मेरे ऊपर सेम ऑन यू बोल के जा रहे हैं कि मुझे आपसे नहीं एक्सपेक्ट था कि आप ये सब चीज़ें करोगी। तो कहीं न कहीं अभी ये बहुत सारी चीज़ें मेरी पूरी ख़त्म हो चुकी हैं। मेरे को दोबारा अपनी चीज़ें स्टार्ट करने में टाइम लगेगा। लोगों के मन में अब मेरे लिए रिस्पेक्ट बनाने में टाइम लगेगा और मेरे को अपना करियर ठीक करने में टाइम लगेगा। तो आप क्या सोच रही हैं अपने लिए आगे चल के? क्योंकि आप कह रही हैं आप रील्स बनाएंगी, लेकिन लोगों का आपकी तरफ जो परसेप्शन है वो कैसे बदलेंगी, या बदलना ज़रूरी भी है आपके लिए? क्या सोचती हैं आप इस बारे में? मैम मेरे को बदलना ज़रूरी है, क्योंकि मैं ऐसे इंसान नहीं हूँ कि जो इतना गंदा टैग लेके घूम सकूँ प्राउडली, या फिर लोग मेरे को इतना गंदा बोल रहे हैं तो मैं वो सब सुन के चल सकूँ। तो बदलना ज़रूरी है लोगों के लिए, मतलब मेरे लिए लोगों के मन से। और मैम मुझे ना एक रिस्पेक्टफुली लाइफ जीनी है। मैं जो पहले थी मुझे वैसे ही बनना है। मेरे को अपनी क्लासेस स्टार्ट करनी है, मेरे को अच्छे वीडियोस बनाने हैं। सो अपने सोशल मीडिया पे जो ट्रोलर्स हैं उनको क्या बोलना चाहेंगे आप? कुछ बोलना चाहेंगी द रेड माइक के प्लेटफॉर्म के ज़रिए? हाँ, मैं उनको 2 चीज़ बोलना चाहती हूँ कि पहली चीज़ कि आप मेरे को जज करने आए हो तो एक बार आप मेरे बारे में पूरा नोटिस कर लो, क्योंकि मैं ऐसे इंसान नहीं हूँ कि जो आप लोगों ने पढ़ा है और जिसके बाद मुझे बोलना स्टार्ट किया है, वो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। और दूसरी चीज़ कि अगर आपको कुछ किसी इंसान को सिखाना है, किसी ने गलती की है, तो आप उसको रिस्पेक्टफुली एक चीज़ें बता दो, उसको एक एक अच्छे तरीके से समझा दो कि आपने गलत किया है, तो आपको ये करना पड़ेगा। आप मेरे को गंदे-गंदे शब्दों में अगर समझाओगे तो मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी रिस्पेक्ट कर पाऊँगी, आपके इन सब चीज़ों की बातों को मैं अपने लाइफ में अपना पाऊँगी। तो यही है कि अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो कहीं न कहीं एक होता है ना कि जब सर के ऊपर से पानी चला जाता है तो फिर फ़र्क भी नहीं पड़ता है, तो वही हो जाना है कि अगर आप ऐसे ही बोलते रहे तो एक दिन मैं आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर दूँगी और वो सब चीज़ें कोई वो नहीं। अगर आपको चीज़ें समझाना, अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने गलती की है, मैंने जो चीज़ें की हैं वो बहुत ही अलग लेवल की हैं, तो आप मुझे अच्छे से आके समझाओगे तो मैं रिस्पेक्टफुली आपकी बातें सुनूँगी और आपकी बातें अपने लाइफ में अप्लाई भी करूँगी।
मेरे फ्रेंड्स थे, 1-2 लोग हैं जो मेरे को इन सब चीज़ों के बारे में बोले कि भाई तूने ये क्या किया है, तू मतलब फेम के लिए पागल हो गई, तू पागल है, ऐसे फेम कमाते हैं। एक लड़की थी जिसको मैंने उसके बुरे टाइम में सपोर्ट किया था, मैंने उसको समझाई थी कि कोई बात नहीं, लोगों का काम ही होता है बोलना, तू अपनी लाइफ में आगे बढ़, तू चीज़ें कर। बट आज जब मेरा बुरा टाइम आया तो मेरे को इतना गंदा बोल के चली गई कि मैंने सोचा ही नहीं था कि मेरी दोस्त है तो मेरे लिए ऐसे बोल के जाएगी। तूने फेम के लिए चीज़ें की हैं, तू फेम के चक्कर में इतनी पागल हो गई कि अपने प्राइम मिनिस्टर को गाली दे रही है, आर्मी वालों को गाली दे रही है जो देश की सुरक्षा करते हैं। और मैंने ये सब कुछ भी नहीं किया है मैम। मुझे लगता है कि आप मेरे दोस्त हो, आप नहीं भी हो, एक अननोन पर्सन हो, तो एक बार आप उसके बारे में जाके देखो तो सही उसने गलती क्या की है। अगर सुनी सुनाई बातों पे तुम आके बोलोगे तो फिर शायद तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है या फिर तुम एक अच्छे इंसान नहीं हो, कि तुमको खुद की वो नहीं है कि भाई मैं भी एक इंसान के बारे में बोलने से पहले उसके बारे में जानना चाहता हूँ, देन मैं जज करना चाहता हूँ। बट आई हैव लॉट्स ऑफ ट्रू फ्रेंड्स जो मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, जो मेरे को समझा रहे हैं, जो खुलेआम मेरे को नहीं गाली दे रहे हैं, अगर मेरे को वो समझा भी रहे हैं तो। अभी आपको पता चल रहा है कि कौन असली दोस्त हैं और कौन दोस्त नहीं है। आपकी बातों से तो ऐसा लगता है कि आप ऑलरेडी एक अपॉलॉजी रील तो बना ही चुकी हैं और आप गिल्टी फील करती हैं कि मैंने कुछ गलत किया है, या आप फील करती हैं कि नहीं मैंने कोई गलत भाषा का उपयोग नहीं किया है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो कहा जाता है भारत में उसका आपने इस्तेमाल किया है और आपने एक रील बनाई। फर्स्ट तो मुझे लग रहा था कि हाँ दिस इज़ द वेरी नॉर्मल एंड कॉमन थिंग कि ठीक है हमने रील बना दिया था। फिर मैं बोलूँ तो हाँ ठीक है, मैंने आरएफ के जवानों के ऊपर अगर वीडियो बनाई है तो नहीं बनानी चाहिए थी। क्या पता अगर मैंने इतना बनाया है तो लोग मेरे से इंस्पायर होकर ज़्यादा ही गंदी हरकतें कर दें, तो नहीं करना चाहिए ये चीज़। मैं उसके लिए गिल्टी भी हूँ, गलती भी हुई है मेरे को से। बट कहीं ना कहीं ये मैं जानती हूँ कि इतना बड़ा मुद्दा नहीं था जिसको लोगों ने मुद्दा बना दिया है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी गलत चीज़ें की हैं, उन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है और एक टारगेट फिक्स हो गया तो उसको अब लोग एकदम नीचता की हद ही पार करके आ रहे हैं उसको बोलने के लिए। तो दोनों है कि मुझे गिल्टी भी फील है पर ऐसे लोगों से बिल्कुल भी नहीं जो मेरे को इतना गंदा बोल के जा रहे हैं। श्रद्धा, लोग बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, इस देश में महिला सशक्तिकरण के नाम पर बहुत सारे नारे लगाए जाते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद रील बनाकर जेन जी स्टाइल में आप लोगों को बोला है कि नादानियाँ हो गई, कुछ लड़कियों ने अभद्र गाली दी, माफ़ कर दिया, माफ़ी करने की बातें कर रहे थे, नादानियों की बातें कर रहे थे। तो इनके जो फॉलोअर्स हैं ये लोग ये सब नहीं समझ रहे हैं, आपको क्या लगता है? मैम बिल्कुल भी नहीं समझ रहे हैं। मैंने ना नरेंद्र मोदी जब ये पोस्ट किए थे तो मैंने उस पर जाके कमेंट किया था कि थैंक यू सो मच सर, और उसके बाद लोगों ने मेरे को इतना उसी कमेंट सेक्शन में उसी जगह पे बोल रहे हैं कि तुझे तो इन्होंने माफ़ कर दिया, हम नहीं माफ़ करेंगे, तो देख तेरे साथ क्या होता है। मतलब इतनी गंदी गंदी चीज़ें बोलने लग गए। मुझे लगा कि शायद मैंने ये भी गलत कर दिया क्या उनको थैंक यू बोल के, क्योंकि मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि लोगों का थॉट क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं, क्या करना क्या चाहते हैं वो मेरे साथ। क्योंकि अगर उन्होंने माफ़ कर दिया, उनको समझ आ गई कि हमसे गलती हो गई, और अगर मैं उनको थैंक यू बोलने जा रही हूँ ताकि लोगों को लगे कि हाँ भाई ठीक है ये गलती की है, शर्मिंदा भी है वो, फिर भी लोग उसमें भी मेरे को ट्रोल करे जा रहे। उसमें मैंने इतना गंदा भी कुछ नहीं लिखा, मैंने थैंक यू तो लिखा था, वो भी लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। वो भी लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। आपको लग रहा है लोग बहुत पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं, आपकी वीडियोस अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज भी यूज़ कर रही हैं, सब आपके बारे में बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ बोला जा रहा है? हाँ मैम, हो तो रहा है ये चीज़, और इस पर मैं मतलब मेरे थॉट्स ही नहीं हो पा रहे हैं, वो प्रोसेस नहीं हो पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए। इसीलिए मैं किसी से मदद भी नहीं मांग पा रही हूँ कि कहीं मेरे खिलाफ लास्ट में ये ना बोल दिया जाए कि पॉलिटिक्स चल रहा है अभी यहाँ पे।
तो आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं करेंगी, आप ये कह रही हैं? हाँ मैम, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि उन सब चीज़ों के घेरे में मैं आ जाऊँ और मुझे एक ऐसे बोलते हैं ना पॉलिटिक्स का सब करने लग जाए कि पहले इसने बुलाया, फिर इसने वो किया, साथ दिया, फिर छोड़ दिया, फिर उसने साथ दिया, फिर छोड़ दिया, इसलिए। लेकिन क्योंकि ऐसे जब नारों की बात होती है, आप खुद इसमें बिलीव करती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोला जाता है, लेकिन बेटियों के साथ देश में हो क्या रहा है वो आपके साथ हो रहा है आज? मैम, लोग बेटी पढ़ाओ में एक बार वो साथ दे रहे हैं, पर बेटी बचाओ में वो आगे ही हैं बेटी को बर्बाद करने के लिए। तो नहीं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लोग समझ ही नहीं रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्रद्धा हमसे बात करने के लिए, क्योंकि श्रद्धा का यही कहना है कि अगर उसने कुछ गलत किया भी है, अगर वो मानती है कि उसने कुछ गलत किया है, तो उसने एक अपॉलॉजी रील बना दी, लेकिन उस अपॉलॉजी रील पर भी जो महाज्ञानी लोग हैं वो आकर ऐसी ऐसी गंदी भाषा लिख रहे हैं या टारगेट कर रहे हैं उसको, और ये कह रहे हैं कि हम तेरे घर आ जाएंगे, तेरा एड्रेस बताओ, कि तुम्हारी माताजी को कुछ गलत कह रहे हैं, परिवार को टारगेट कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का अंत क्या है? और सवाल यही है कि क्या गालियों का जवाब अगर गालियों से ही दिया जाएगा तो फिर हम कहाँ खड़े हैं? और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात तो हम करते हैं, लेकिन अगर इस लड़की को इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है एक रील बनाने के लिए जिसमें कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं है, एक तंज है, एक मजाक है, जो हम सोशल मीडिया पर लगातार ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जिनका कोई तुक नहीं होता है, जिनका कोई लॉजिक नहीं होता है, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए रील्स बनाई जाती हैं। लेकिन जो जो युवा यानी कि जेन ज़ी इस प्रोटेस्ट का पार्ट थे, उन्होंने अलग अलग तरीके से अपना जो है ओपिनियन सामने रखा, और उस ओपिनियन सामने रखने के लिए अब उनको डराया जा रहा है, स्पेशली लड़कियों को धमकाया जा रहा है। तो ये एक सोसाइटी पर भी हम सवाल करेंगे कि किसी से पूछना कि आपके पेरेंट्स ने क्या अपब्रिंगिंग दी है, क्योंकि हर, जैसा कि मैंने कहा, जेन ज़ी का बोलने का तरीका, चीज़ें करने का तरीका, समझने का तरीका सब कुछ अलग है। और शायद इसीलिए इस पूरे जो जेन ज़ी आंदोलन को इतनी पॉपुलैरिटी मिली है कि दुनिया भर में इसका कवरेज हुआ है। लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि लोगों को कुछ चीज़ें पसंद नहीं आई हैं तो बैकलैश भी हुआ है। और श्रद्धा खुद बोल रहे हैं कि वो गिल्टी भी फील करती हैं, लेकिन जिस तरीके से उनको टारगेट किया जा रहा है, आप सोचिए कि क्या वो सही है। और देखते रहिए द रेड माइक।